हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जहां पर मैंने जो है मोटर तक पूरा समझा दिया था, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल और ये मोटर होता क्या है, ये सब चीज के बारे में जो है मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले जनरेटर से स्टार्ट करेंगे और बाकी का जितने भी कॉन्सेप्ट बच गया था उस पूरे को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके आगे का ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका भी पीडीएफ जो है मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। मीन्स किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको वो डिटेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है, तो जो हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको वो डिटेक्ट करने का काम करता है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस होता है। एमीटर जो होता है वो किसी सर्किट में करंट को मेजर करता है। मींस किसी सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये क्वांटिटी को बताता है। बट जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बताता ये है कि करंट सर्किट में फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसको वो बताता है। तो गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर में डिफरेंस होता है। एमीटर जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट और वी कैन से डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट इन द सर्किट। बट गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच में डिफरेंस। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने क्या बोला था कि जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है, जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझ भी सकते हैं। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यूं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वायर को जो है ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है ना। तो जैसे ही ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है, यहाँ पर ये जो वायर है इसका क्या हो रहा है? मूवमेंट। और इस मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? इस वायर के अंदर जो है करंट फ्लो होना चालू हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो ये देखिए एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है। और क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो गैल्वेनोमीटर जो है अपना निडल जो है डिफ्लेक्ट कर देगा। मीन्स इससे हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में जो है करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है जब भी हम किसी वायर को जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। बेसिकली हम मूव करवाने से क्या होता क्या है? मूव करने से जो है इसमें जो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो है करंट बनता है हमारा। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने यह बोला था कि जब भी किसी कंडक्टर का चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किया जाता है तो उसके अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होता है, और इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पर हो भी यही रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, और यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे देखते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो ऐसा भी हो सकता है कि हमने कॉइल को जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ पर हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर हम मैग्नेट को फिक्स कर रखे थे, यहाँ पर कंडक्टर को मूव करवा रहे थे। बट यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया हमने? कंडक्टर को यहाँ पर फिक्स रखा है, यहाँ पर मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, या फिर वी कैन से अगर और हम मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम और डीपली जाएं तो यहाँ पर जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। चेंज इन फ्लक्स के कारण जो है इस कंडक्टर के अंदर जो है मैग्नेटिक चेंज इन फ्लक्स के कारण जो इसके अंदर जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस करंट प्रोड्यूस होने के कारण ही जो इस गैल्वेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम करंट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर, वायर के अंदर। ठीक है, the production of electric current by moving a magnet inside a fixed coil of wire is also case of electromagnetic induction। मतलब कि अगर
हम किसी मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं एंड कॉइल हमारा फिक्स है, तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक केस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कंडक्टर के अंदर जो है, या हम बोले वायर के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमने ये पढ़ा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे जो हम जनरेटर पढ़ेंगे, उस जनरेटर में जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही जो है वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हमने मोटर का प्रिंसिपल देखा था ना, उसी तरीके से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है जनरेटर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कि जब भी किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है, तो उस वायर के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आगे देखते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि जनरेटर को पढ़ने से पहले हमें समझ लेना चाहिए, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मतलब कि हमें यहाँ पर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी करंट की डायरेक्शन जो है ऐसे है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और कभी तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हम कैसे हम देखें, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम किसी भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए जो हम सबसे पहले जो रूल यूज करते हैं, उसका नाम है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। जरा इसको समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। सबसे पहले जो है आपको जो है यहाँ पर राइट हैंड लेना है। ठीक है, वहां पर जो हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने पढ़ा था वहां पर जो हमने लेफ्ट हैंड लिया था, बट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहाँ पर हमें राइट हैंड लेना है। ठीक है, हमने पहले राइट हैंड ले लिया, राइट हैंड में तो ले लिया, उसके बाद जो हमारा थंब है उसको पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए वायर। मतलब कि आप वायर को जिस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। ओके, अब दूसरा चीज मैग्नेटिक फील्ड को कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपका जो फोर फिंगर मींस राइट हैंड का आपको जो फोर फिंगर है उसको पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको फोर फिंगर रखना है। तो आपका जो ऑटोमेटिकली जो ये आपका मिडल फिंगर होगा वो अपने आप ही जो इंड्यूस करंट की तरफ अलाइन हो जाएगा, या इंड्यूस करंट की तरफ जो है आपका जो मिडल फिंगर है वो पॉइंट करने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से जो हम इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। एक बार जरा हम पढ़ भी लेते हैं। होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर, जिसे हम मिडल फिंगर पे कहते हैं, ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट हैंड एट राइट एंगल टू वन एनदर। मतलब कि आपको फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, या जिसे हम मिडल फिंगर कह रहे हैं, या फिर थंब को, ये तीनों को जो है हमें परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो हमें रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब आपको अपने हाथों को एडजस्ट करना। किस तरीके से करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपका जो फोर फिंगर हो वो पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, और आपका जो थंब करना चाहिए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर को आप जिस मोशन में, जिस तरफ आप मूव करवा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। ठीक है, आपने जिस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। देन द डायरेक्शन इन विच द सेंटर फिंगर या फिर मिडल फिंगर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही आपका डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का। ठीक है, तो वही जो होगा डायरेक्शन इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। आपका जो मिडल फिंगर होगा जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा वही हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जब हम जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम समझ लेंगे और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि हमारा जो जनरेटर है वो दो तरीके का करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी करंट जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि डीसी करंट और एसी करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर जो है ये भी हम देखने वाले हैं कि जनरेटर
हमारा जो जनरेटर होता है उससे डीसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है और हमारा जो जनरेटर है उससे एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये दोनों को जो हम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट, अगर इफ द करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब कि अगर करंट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, और अगर आपका करंट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है वो अगर रिवर्स करता है, मींस चेंज करता है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, या हम साधारण लैंग्वेज में अगर हम समझे तो डायरेक्ट करंट उसे कहते हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और अल्टरनेटिंग करंट उसे कहते हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। ठीक है, इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम आगे अभी थोड़ी देर बाद ही हम पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि हम अब आ गए हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए मशीन। आप देख सकते हो ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपने ज्यादातर जो गांव घरों में देखा होगा, शादी विवाह में, है ना, वहां देखा होगा, या फिर जब खेतों में देखा होगा। इस तरीके का खेतों को जो है पानी देने के लिए जो हम इसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरीके का मोटर आप अक्सर देखे होगे अपने गांव घरों में या फिर शादियों में, इस तरीके का देखा होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम आता है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर एक मशीन है। आप देख सकते हो इतना बड़ा एक मशीन ही दिख रहा है हमें। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमने जो है इससे पहले हमने पढ़ा डीसी मोटर। डीसी मोटर में इसका ठीक अपोजिट था। डीसी मोटर में क्या था? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, और वहां से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। और यहां पर इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कर रहा है? उसका उल्टा कर रहा है। यहां पर हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और उससे जो है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर से समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मींस जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब फिर से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। जब भी किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है ये जनरेटर जो है वर्क करता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ भी लेते हैं। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, कि जब भी हम किसी करंट स्ट्रेट कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमारे जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या सिंपल भाषा में अगर हम ऐसे बोले कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब आगे देखते हैं, आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। जैसा कि हमने डीसी मोटर में हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, उसी तरीके से एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एसी जनरेटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो है दो मैग्नेट होता है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया होता है, और इसके बीच में जो है एक कॉइल होता है। ठीक है, और ये कॉइल जो होता है बहुत सारे टर्न्स इसके ऊपर जो है लपटे हुए रहते हैं, रेक्टेंगुलर टर्न्स होते हैं इस तरीके से, बहुत ही, है ना, मोटा थिक एकदम से जो है इसमें जो है रेक्टेंगुलर कॉइल एक पर ऊपर एक के ऊपर एक करके जो है एकदम मोटी सी रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी गई है। ठीक है, अब इसका जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो दो एंड हुए, एक एंड जो है इससे कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स R1 से कनेक्टेड हो गया, और इसका जो दूसरा एंड है वो R2 से कनेक्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं स्लिप रिंग्स 2। ठीक है, अब ये जो स्लिप रिंग्स का जो ये वाला पार्ट है, स्लिप रिंग्स का जो है फिर जो एंड पार्ट है ये कार्बन ब्रशेस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ब्रशेस जो है ये
स्लिप रिंग से जुड़े हुए नहीं होते, बस इसके साथ ना हल्का सा कांटेक्ट में होते हैं। जैसे मान ले कि ये हमारा स्लिप रिंग्स है, ठीक है, तो कार्बन ब्रशेस जो इसके साथ जो इस तरीके से जो मतलब हल्का सा टच में रहते हैं, मीन्स इतना वो टच में रहते हैं कि ये बस इनके ऊपर जो स्लिप हो सकते हैं, मतलब कि इनको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बना रहे, बस इतना ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं या फिर आपस में जो हल्का सा जुड़े हुए रहते हैं, और इसी के ऊपर जो है ये स्लिप कर रहा होता है, क्योंकि हमारा जो स्लिप रिंग है वो खुद भी स्लिप करते रहता है, मतलब ये खुद भी रोटेट कर रहा होता है ना, क्योंकि मान लो कि अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो ये सारे क्या हो जाएगा, ये वायर और ये वायर आपस में जो है रोटेट करते करते आपस में उलझ जाएंगे, है ना, ये जो वायर यहाँ पर इतने सारे हैं ये वायर आपस में उलझ जाएंगे, और उलझ जाने के बाद जो है हमारा जनरेटर तो काम ही नहीं कर पाएगा, फिर हमारा जनरेटर जो खराब हो जाएगा। तो इस केस में ही जो है हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। स्लिप रिंग्स क्या करता है कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट करता है, इससे क्योंकि कॉइल का जो एंड है वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, तो ये स्लिप रिंग्स भी जो आपस में जो है क्या करते हैं, रोटेट करने लगते हैं, और ये जो स्लिप रिंग से इससे कनेक्टेड मतलब कि हल्का से जो है टच में होते हैं हमारा कार्बन ब्रशेस, मतलब कि इनके ऊपर जो कार्बन ब्रशेस जो स्लिप करते हैं, कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट होते तो ये तो फिर से उलझ जाते हैं ना, तो ये हल्के से जो टच में रहते हैं, मतलब कि इनके ऊपर स्लिप होते रहते हैं, ठीक है। फिर ये कार्बन ब्रशेस जो है ये फिर हमारा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाता है। ये गैल्वेनोमीटर से क्यों कनेक्ट किया है, ताकि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिए, है ना। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एसी जनरेटर। फिर से समझ लेते हैं, इसमें जो हम दो मैग्नेट यूज करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो है रखा गया। अब इन मैग्नेट के बीच में जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एंड पॉइंट होता है वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता है, और ये स्लिप रिंग्स जो है फिर ये कार्बन ब्रशेस से टच में रहते हैं, मतलब कि कार्बन ब्रशेस के ऊपर जो है ये जो कार्बन ब्रशेस जो है इनके ऊपर स्लिप कर रहे होते हैं, और कार्बन ब्रशेस जो है फिर बाद में जो है इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ आगे से जो है यहाँ पर जो एक शाफ्ट कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू जो हम इसको रोटेट करवाते हैं, शाफ्ट बोले या फिर एक हैमर टाइप का कुछ रहता है ना, जिसके मतलब ऐसे करके जो है रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने से जो है हमारा ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट होता है, और स्लिप रिंग्स रोटेट करने के साथ साथ ये हमारा कॉइल भी रोटेट करना चालू कर देता है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया इसी जनरेटर का। अब जरा इसका जो है वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इसका वर्किंग को समझने से पहले जो मैं ये डायग्राम मैं प्रिफर नहीं करूंगा, मैंने खुद से एक डायग्राम बनाया, उससे जरा समझते हैं, जरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही सारी चीजें ली गई है जो कि यहाँ पर लिया गया हुआ है, ठीक है, सब कुछ वही है, देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पर जो हमारा ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, ठीक है, और ये जो ये रहा हमारा स्लिप रिंग्स 1 स्लिप रिंग्स 2, ठीक है, ये रहा हमारा स्लिप रिंग 1 हो गया, और ये रहा हमारा स्लिप रिंग 2, ठीक है, और ये हमारा हो गया कार्बन ब्रशेस 1, कार्बन ब्रश 1 और कार्बन ब्रश 1, R1 R2 हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है हमारा एक्सिस जो है ये हमारा इससे जो है शाफ्ट कनेक्टेड है, जिसके थ्रू जो हम इसको रोटेट करवाएंगे, इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे, ठीक है। शाफ्ट या हैमर कनेक्टेड होता है, हैंडल जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू इसको हम रोटेट करवाते हैं, तो ये हमारा ये भी क्या बोलते हैं इसे स्लिप रिंग्स भी मूव करता है, और स्लिप रिंग्स के मूव करने के साथ साथ ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल भी मूव करता है, ठीक है। अब जरा समझते हैं, मान लीजिए कि हमने जो है शाफ्ट के थ्रू जो है हमने इसको जो है रोटेट करवाया इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब जैसा कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाया, तो ये जो सीडी वाला पार्ट है वो किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यही तो है ना भाई कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से प्रोड्यूस होता है और साउथ की तरफ जाता है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर है। तो अब बताइए कि इंड्यूस करंट जो होगा वो किधर की तरफ होगा, है ना। फिर से हम समझ लेते हैं कि हमने जो राइट हैंड थंब रूल समझा था उसमें हमने क्या समझा था कि हमारा थंब जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए, देखिए जरा फिर से देख लेते हैं। ये देखिए हमारा थंब जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा जो इंड्यूस
हमारा जो मिडल फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हमारे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। यही तो हमने सीखा था ना। अब जरा इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले आपने राइट हैंड के थंब को जो है आप मोशन के डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। कर लिया। अब देखिए, अब अपना जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाइए। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में इधर की तरफ जो अपना रखिए, फोर फिंगर रखिए। ठीक है, अब ये जो आपका थंब है, थंब को जो है ऊपर की तरफ रखिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये ऊपर की तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि हम इस पूरे कॉइल को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, मींस ऐसे करवा रहे हैं, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में जो है हम मूव करवा रहे हैं। इस वजह से जो ये ऊपर आएगा, राइट। तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा ही तो प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि करंट जो प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो प्रोड्यूस होगा ना, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा। अब ये करंट फिर ऐसे गया। अब ये सीडी में तो नीचे से ऊपर जा रहा है। अब जरा यहां समझिए, बी टू ए, कहां पर? बी टू ए में समझिए। अब यहां पर क्या है? अब ये ऊपर रोटेट कर रहा है, तो ये किधर की तरफ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है ना। ये नीचे की तरफ भी तो जाएगा। ये मान लो कि एक कॉइल है, आप जो है एक कॉपी अपना लेना, कॉपी का एक एंड ऊपर की तरफ करना, तो नीचे जो दूसरा वाला एंड होगा वो नीचे की तरफ ही तो जाएगा भाई। तो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मोशन का किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। मींस अपना थंब को जो है, राइट थंब को जो है नीचे की तरफ करो। कर दिया आपने। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर ही है, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा? जब तक नॉर्थ एंड साउथ पोल की डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो नहीं चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी इधर ही है। अब जो आपका थंब है उसको नीचे कीजिए, तो आपका जो मिडल फिंगर होगा वो बिल्कुल इसी की तरफ अलाइन हो जाएगा, मतलब कि इधर ही पॉइंट आउट करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हमारा इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा? सबसे पहले करंट ऐसे गया, बी टू ए बना, फिर करंट इधर गया, फिर करंट इधर गया, फिर ये हमारा, इसको हमने क्या बोला था? स्लिपरिंग वन से बोला था। स्लिपरिंग वन से R1 कार्बन ब्रशेस में गया, R1 कार्बन ब्रशेस से फिर ये इधर गया, फिर ये फिर बल्ब में गया, और बल्ब में जाने के बाद ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना चालू कर देगा। मीन्स बल्ब जो है जलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, इस वजह से जलना चालू हो जाएगा। फिर ये इसका दूसरा एंड से करंट बाहर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर R2 में जाएगा, R2 कार्बन ब्रशेस में जाएगा, फिर R2 कार्बन ब्रशेस से जो है फिर H2 स्लिप रिंग्स में जाएगा। H2 स्लिप रिंग्स में जाने के बाद सॉरी यहाँ पर R2 ब्रशेस में जाएगा, R2 ब्रशेस में जाने के बाद फिर H2 कार्बन ब्रशेस में, H2 स्लिप रिंग्स में जाएगा, H2 स्लिप रिंग्स के में जाने के बाद फिर S1 स्लिप रिंग्स में जाएगा, फिर यहां से जाने के बाद फिर करंट ऐसे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बल्ब में जो करंट फ्लो हुआ है वो ऐसा ही तो फ्लो हुआ है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसका जरा दूसरा केस लेते हैं। अब हमने जो है इसको रोटेट करते 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 180 डिग्री रोटेट करवा दिया। तो 180 डिग्री जैसे हमने रोटेट करवाया तो यहाँ पर जो है CD वाला पार्ट जो है वो AB की तरफ चला जाएगा और AB वाला पार्ट जो है वो CD की तरफ चला जाएगा। ऐसा ही तो होगा ना भाई, 180 डिग्री अगर आप रोटेट करवाओगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा, उससे पहले एक बार ये समझते हैं कि यहाँ पर करंट क्यों बना। यहाँ पर जो करंट बना है वो करंट क्यों बना भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। अभी अभी तो मैंने बताया कि जब भी किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है तो उसके अंदर जो है करंट पैदा होता है। तो यहाँ पर यही तो हुआ है ना। ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल जो है पहले रेस्ट पे था, पर जैसे ही हमने इसको रोटेट करवाया, कैसे रोटेट करवाया भैया? हमारा जो शाफ्ट था उसके थ्रू जो हमने इसे रोटेट करवाया, तो रोटेट करवाया तो ये जो कॉइल है इस कॉइल में मोशन आया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल को रोटेट करवाया इस वजह से इसके अंदर करंट आया, है ना। तो ये इस करंट के कारण जो है ये बल्ब जो है जलने लगा, है ना। अब इसका जरा दूसरा केस देखते हैं जहां पर हमने जो 180 डिग्री रोटेट करवा दिया। मीन्स ये CD वाला पार्ट यहां पर आ गया और AB वाला पार्ट यहां पर आ गया। अब उस केस में क्या होगा देखिए जरा, जैसे कि हमने कर दिया, ये AB वाला पार्ट इधर चला गया और CD वाला पार्ट इधर आ गया। मतलब कि 180 डिग्री रोटेट करने के बाद की कहानी मैं बता रहा हूं। 180 डिग्री ये रोटेट कर चुका है। अब देखिए अब क्या होगा, हमारा AB वाला पार्ट इधर चला गया और CD वाला पार्ट इधर आ गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पर फिर से जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि देखिए 180 डिग्री रोटेट कर गया है, तो ये वाला पार्ट किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा,
है ना, और ये वाला पार्ट किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, यही तो होगा ना। अब जरा देखिए यहाँ पर जो फिर से जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जरा लगाते हैं, तो ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इधर है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अच्छा, मोशन की डायरेक्शन किधर है, मोशन की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब कि अपना जो है फोर फिंगर को जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाइए, मतलब इधर रखिए फोर फिंगर को, और थंब को जो है ऊपर की तरफ रखिए, रख दिया आपने। तो यहाँ पर जो थंब सॉरी आपको जो मिडल फिंगर वो किधर पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये जरूर ए बी की तरफ कर रहा होगा, मतलब कि अब जो करंट की डायरेक्शन है वो ए टू बी हो गया है। अच्छा, जरा अब यहाँ पर देखिए सीडी वाले एंड की तरफ, अभी हमने ए बी की तरफ देखा, जहां पर करंट जो फ्लो हुआ वो ए टू बी हुआ, कैसे हुआ मैंने अभी बता दिया, राइट हैंड थंब रूल के कारण हुआ। आप लगाइए, आएगा आपका भी। अब जरा सीडी की तरफ देखिए, सीडी मूव किधर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ, मतलब कि अपने थंब को जो नीचे की तरफ कीजिए, भाई ये करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। आपने अपने जो राइट हैंड थंब को, राइट हैंड के जो थंब है उसको जरा नीचे रखिए, कर लिया आपने। अब जो आपका जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाइए, लगाइए जरा, तो आपका जो मिडल फिंगर है वो अब की नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, मीन्स यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगा वो सी टू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, करंट जो है सी टू डी जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। अब ये जो कनेक्टेड है सी डी जो है वो S2 से कनेक्टेड था, ये मेरा S2 था ना, ये मेरा R2 था, है ना, और ये मेरा क्या था, S1 था, स्लिप रिंग 1, ये मेरा क्या था, R1 था, कारण ब्रशेज 1, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये जो CD है वो कनेक्टेड था किससे, S2 से, तो सबसे पहले करंट जो होगा C से D जाएगा, और फिर D से जो है फिर S2 में जाएगा, किस में जाएगा, S2 में जाएगा, देन यहाँ पर किस में जाएगा, R2 में जाएगा, फिर R2 में जाने के बाद ये बल्ब के थ्रू जो है इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब ये बल्ब के थ्रू पास होगा, फिर ये बल्ब जो है ग्लो करना चालू कर जाएगा, मतलब कि ये जलना चालू हो जाएगा। अब ये बल्ब के थ्रू होते हुए ये फिर इधर आ जाएगा, फिर ये जाएगा मेरा, ये क्या था मेरा S1, है ना, ये मेरा S1 ही तो है ना, तो ये हो गया मेरा S1। S1 जो है कनेक्टेड है मेरा, सॉरी ये है मेरा स्लिप रिंग 1, कारण ब्रशेज 1 है ना, तो कारण ब्रशेज को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर हो गया मेरा R1 ये हो गया कारण ब्रशेज, और ये मेरा स्लिप रिंग जो है ये मेरा हो गया S1। तो यहाँ पर R1 से S1 में जाएगा, फिर S1 से होते हुए फिर ये इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गया है, जरा गौर से देखिए, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो गया, है ना, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकली, और यहाँ पर जो हमने करंट की डायरेक्शन निकाली वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकली, है ना। तो ये हमारा जो करंट यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस नेचर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एसी नेचर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कभी हाफ, देखो जैसे ही हाफ रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था, एंड अगले हाफ में जो है करंट जो प्रोड्यूस होने लग गया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। तो एसी करंट, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया एसी करंट का, वो यही तो बताया ना कि ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन चेंज करे उसे हम कहते हैं एसी करंट। तो यहाँ पर एसी जनरेटर जो है, ये जो केस है वो किसका है, एसी जनरेटर का केस है। क्यों, क्योंकि ये एसी जनरेटर जो है वो एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। ये जो एसी जनरेटर द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एसी करंट हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, जरा डिटेल में समझते हैं, फिर से समझिए। देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था, हमने क्या किया, हमने यहां देखिए, यहां पर जो है हमने शाफ्ट से जो है, हमने जो शाफ्ट से जो इसको रोटेट करवाया, रोटेट हमने जैसे किया, यहां पर क्या हुआ, कॉइल रोटेट करने लग गया। कॉइल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में था तो यहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, आप यहां पर जो है लगाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन जब आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर करंट पहले ए बी से जाएगा, फिर स्लिप रिंग 1,
फिर R1 में जाने के बाद फिर ये जाएगा यहाँ से जाते हुए फिर बल्ब में जाएगा, फिर बल्ब से होते हुए फिर यहाँ पर जाएगा ये R2 में, R2 से फिर S2 में, S2 से फिर ये यहाँ पे फिर ये टच नहीं होगा ये फिर, क्योंकि ये जो S2 है वो किससे कनेक्टेड है, ये CD से कनेक्टेड, तो ये सीधे CD से कनेक्ट होगा। भाई 2D में तो ऐसे ही दिखा सकते हैं ना हम, तो ये यहाँ से इस तरीके से इससे CD से पास होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AC जनरेटर के बारे में। ठीक है, इस तरीके से जो है AC जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, वर्किंग देख लिया हमने, है ना, और इसका प्रिंसिपल देख लिया, होता क्या है ये भी हमने देख लिया। फिर से समझ लेते हैं AC जनरेटर क्या है। AC जनरेटर एक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने, दो परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, उसके बीच में हम रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल को जो है हम फिर कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग से, स्लिप रिंग फिर कनेक्टेड होता है हमारा कार्बन ब्रशेस से, फिर कार्बन ब्रशेस जो हमारा आउटपुट सोर्स से कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने वर्किंग भी देख लिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसी करंट। जैसा कि हमने देखा कि एसी करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, मतलब कि आधा घूमने के बाद जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो यही चीज मैंने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ अ करंट रिवर्स आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, मतलब कि एसी करंट में जो करंट की डायरेक्शन होता है वो हाफ रिवोल्यूशन के बाद जो है चेंज होता है। इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स। जाहिर सी बात है भाई, जब ये पूरा एक पूरा राउंड लगाया था तो ये कितने बार रोटेट किया, कितने बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज किया, 2 बार, एक बार 180 डिग्री पर, फिर 180 से 360 डिग्री पर, है ना, ऐसे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुआ ना। उसी तरीके से यहां पर भी देखिए, इन वन रेवोल्यूशन करंट कितनी बार चेंज होती है, 2 बार चेंज होती है। और हमारे घर में, मतलब कि हमारे इंडिया में जो करंट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। अब ये 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि हमारा जो कोयल है वो 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड रोटेट करता है ना, मतलब कि हमारा जो कोयल है वो 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड करता है, और एक रेवोल्यूशन में जो है 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है, तो 50 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, मतलब कि 1 सेकेंड में जो है हमारा जो कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसका जो डायरेक्शन चेंज है वो 100 बार होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसी करंट के बारे में। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो 50 हर्ट्ज का आता है, मींस यहाँ पर जो करंट चेंज होने वाला है वो 100 टाइम्स होने वाला पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, डीसी जनरेटर। जैसा कि हमने एसी जनरेटर देखा, एसी जनरेटर क्या था, एसी जनरेटर एक मशीन था जो कि एसी करंट को प्रोड्यूस कर रहा था। अब डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर भी एक मशीन है जो कि डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। ये एसी जनरेटर एसी जो है नहीं है, ये डीसी है, मींस डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा। इसका नाम डीसी इसलिए है क्योंकि डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, उसका नाम एसी इसलिए था क्योंकि वो एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम ही होता है लगभग एसी जनरेटर के। ठीक है, इसमें बस हल्का सा चेंजिंग ये होता है कि वहां पर जो हमने क्या यूज किया था, स्लिप रिंग्स यूज किया था। जरा देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर जो हमने 2 स्लिप रिंग्स यूज किया था, जो कि ये कॉइल के साथ साथ जो है ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करते हैं, है ना, ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करते हैं कॉइल के साथ। बट यहां पर जो हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर हम कम्यूटेटर या स्लिट रिंग्स जिसे हम बोलते हैं वो यूज करते हैं, है ना, हम यहाँ पर कम्यूटेटर यूज करते हैं। कम्यूटेटर यूज करने से क्या होता है जरा हम समझेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यही है भाई, इसमें भी परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके अंदर जो है ये हमारा कॉइल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर कॉइल से जो है कनेक्टेड होता है हमारा शाफ्ट, जो कि हमारा इस कॉइल को जो रोटेट करने का काम करता है। और फिर ये हमारा जो कॉइल का जो दोनों एंड है वो हमारा कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, फिर कम्यूटेटर जो हमारा कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होता है, फिर कार्बन ब्रशेस जो है हमारा आउटपुट सोर्स गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जरा इसकी जो है वर्किंग को जरा समझते हैं कि ये वर्किंग किस तरीके से इसकी होती है। सबसे पहले देखिए डीसी जनरेटर में, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अपने थंब को जो है किधर, मोशन के डायरेक्शन में मूव करवाइए, क्योंकि हम इस कॉइल को जो है शाफ्ट के थ्रू जो है हम
कॉइल को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो ये हमारा जो CD वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जाहिर सी बात है। और हमारा AB वाला जो पार्ट है, AB वाला जो साइड है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, ये क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो अपने राइट थंब को जो है, मतलब कि राइट हैंड थंब को जो है ऊपर की तरफ पॉइंट करना चाहिए। अच्छा, और हमारा जो 4 फिंगर होना चाहिए वो किधर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यही तो कहता है ना कि थंब रूल को जो है मोशन के डायरेक्शन में अलाइन करना है और अपने 4 फिंगर को जो है पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमारा जो मिडल फिंगर होगा जिस डायरेक्शन में अलाइन होगा या जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हमारा जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। तो इस वाले साइड में जो इंड्यूस करंट हुआ वो D से C हो गया, D से C हो गया। अब जरा यहां पर आइए, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स अपने थंब को जो है नीचे की तरफ कीजिए और अपने 4 फिंगर को जो है इधर की तरफ कीजिए, ठीक है। तो आपका जो फिर से मिडल फिंगर जो होगा वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है हमारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जाते जाते जो हमारा कम्यूटेटर 1 मतलब कि R1 से पास कर रहा है, फिर R1 से जो है कार्बन ब्रशेस B1, B1 से फिर ये कनेक्ट हो गया इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से, फिर गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो फिर हमारा किससे कनेक्ट हो गया, कार्बन ब्रशेस B2 से, फिर B2 कनेक्टेड हो गया R2, R2 से फिर ये कनेक्टेड हो गया हमारा किससे, कॉइल से। ये हो गया हमारा कॉइल CD या DC जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा DC हो गया। तो ये DC से इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो गया और इस तरीके से हमारा करंट जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। या हम अगर यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी दूसरा केस लेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री रोटेट करवा देंगे। अब जैसे इसको 180 डिग्री रोटेट करवा दिए तो इसका जो CD वाला पार्ट है वो इधर की तरफ चला जाएगा और ये जो AB वाला पार्ट है वो इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री के बाद सिचुएशन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। जहां पर क्या होगा, पहले AB यहाँ था तो ये AB उठकर अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि CD था तो ये CD उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर भी राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए जो कि क्या कहता है, थंब को मोशन के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपका जो मिडल फिंगर होगा वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा या पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ से करंट की डायरेक्शन जो है A to B है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B है। और यहाँ पर अगर हम बात करें CD वाले पॉइंट पे तो ये क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, 180 डिग्री के बाद जो होगा वो CD नीचे की तरफ ही तो मूव करेगा ना, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, तो अपने थंब को जो है नीचे कर लीजिए, 4 फिंगर को इधर कर लीजिए, तो आपका जो मिडल फिंगर होगा वो इस तरह की तरफ पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो C से D की तरफ, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पर D होना चाहिए, यहाँ पर D होना चाहिए, है ना। तो C से D की तरफ मूव करने लगा, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो D से C की तरफ जा रहा था, बट यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किधर की तरफ जा रहा है, C से D की तरफ, D है, सॉरी मैं बता रहा हूं, जैसा कि C से D की तरफ। और यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो A to B हो रहा है, बट यहां पर करंट कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर B to E हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि यहां पर करंट तो चेंज हो रहा है, इस कॉइल के अंदर तो चेंज हो रहा है, पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए जरा, अब ये यहां पर गया, अब क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन हुआ है तो हमारा जो स्लिप रिंग भी तो चेंज हो जाएगा। पहले हमारा हमारा जो रिंग था, हमारा जो कम्यूटेटर था वो ये R1 यहाँ पर था, तो ये 180 डिग्री क्योंकि रोटेट कर जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये R1 जो है यहाँ चला जाएगा और ये R2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या गया है, R2 यहाँ पर आ गया, R1 यहाँ पर आ गया। अभी भी करंट जो है इधर की डायरेक्शन में, तो यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये हमारा कम्यूटेटर R2 से पास करेगा, फिर R2 से कनेक्टेड हमारा B1, तो फिर ये करंट B1 से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, और फिर ये हमारा ये क्या हो गया, कार्बन ब्रशेस B2, फिर B2 से हमारा
कम्यूटेटर R1, फिर R1 से फिर इस तरीके से करंट फ्लो करना चालू कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का करंट का डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होता। सबसे पहले ये समझो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। ये हमारा घड़ी है, ठीक है। अगर हम घड़ी के डायरेक्शन में किसी चीज को हम घुमाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में अगर हम किसी चीज को मूव करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घड़ी के उल्टा है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पर भी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और यहाँ पर भी जो करंट की जो डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पर कोई भी करंट में चेंजिंग हुआ ही नहीं है। अब क्योंकि करंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो ये कैसा करंट यहाँ पर बना है, यहाँ पर जो करंट बना है वो डीसी नेचर का बना है, मीन्स यहाँ पर करंट जो बना है वो डीसी करंट बना है, ठीक है। डीसी करंट किसे कहते हैं, डीसी करंट उसे कहते हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मीन्स ये कैसा करंट है, डीसी करंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीसी करंट और एसी करंट के बारे में। एसी जनरेटर हमने देख लिया, डीसी जनरेटर देख लिया। एसी जनरेटर में जो हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, बट डीसी जनरेटर के केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर के बारे में। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉइल लेंगे, ठीक है। कॉइल को जो हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक दूसरा कॉइल लेंगे जिसमें हम उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे जरा देखिए, जब भी हम ये एक तरीके का सोलेनोइड है ना, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसके ऊपर ऐसा लपेटे हुए हैं, और लपेट कर देखो एक सिलेंड्रिकल शेप जैसा लॉन्ग कॉइल बन गया, सिलेंड्रिकल लॉन्ग कॉइल बन गया, है ना। तो ये क्या है, एक सोलेनोइड है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर बैटरी ऑन करूंगा इसमें से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। और क्योंकि इसमें जो है सर्कुलर कॉइल्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरीके का प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ रखा है अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, उसमें कुछ इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल से भी लिंक होगा, है ना। और इससे लिंक होने के कारण जो होगा क्या होगा कि इसके अंदर जो है करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, मीन्स इस वाले कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर स्विच ऑफ था तो यहाँ पर कोई करंट नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। पर जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पर स्विच मैंने ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होने लग गया, और क्योंकि करंट फ्लो होने लग गया इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसे लिंक होने लगी। और क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मीन्स यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ, इस वजह से जो है यहाँ पर क्या हो गया, करंट का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि फैराडेज लोग यही तो कहते थे, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो होता है वो करंट के बराबर होता है। मीन्स जब भी किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाता है तो उस वायर के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होता है। यही तो फैराडेज लोग कहते थे ना, माइकल फैराडे कहते थे कि जब भी किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाता है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो गया। और इसी चीज को जो हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, किसी एक कॉइल में करंट के कारण दूसरे में करंट प्रोड्यूस होना, इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है करंट प्रोड्यूस हुआ, पर इसके करंट के इफेक्ट के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट प्रोड्यूस होने के कारण जो है गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, है ना। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। यहाँ पर देख सकते हो कि दो कॉइल का जो इस्तेमाल किया गया है, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2,
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। इफ द करंट इज चेंज इन वन कॉइल, अगर करंट को चेंज किया जाता है एक कॉइल में, देन करंट इज यूज्ड इन द अदर कॉइल केप्ट नियर इट, मतलब कि इसके पास में जो कॉइल रखा जाता है उसमें जो है करंट इंड्यूस होता है। कैसे इंड्यूस होता है? बाय चेंजिंग द करंट इन कॉइल नंबर 1, है ना। कॉइल नंबर 1 में करंट को चेंज करने से कॉइल नंबर 2 में करंट इंड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पर जो है दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो किस तरीके से आता है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो किस तरीके के होते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यूजुअली देयर आर टू सेपरेट सर्किट इन अ होम, मतलब कि हमारे घरों में जो है दो तरीके की सर्किट होती है, जिसे हम कहते हैं लाइटिंग सर्किट और दूसरे को हम कहते हैं एंड द पावर सर्किट, है ना। पहले को हम बोलते हैं लाइटिंग सर्किट, और लाइटिंग सर्किट जो होता है वो लाइटर अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, है ना। इन सबको हम कहते हैं लाइट अप्लायंसेस। लाइट अप्लायंसेस मतलब कि ऐसे अप्लायंसेस जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसे हम कहते हैं लाइटिंग अप्लायंसेस, है ना। और इनके लिए जो हम सर्किट यूज करते हैं उनका नाम क्या होता है? लाइटिंग सर्किट, ठीक है। और यूज फॉर रनिंग लो पावर रेटिंग डिवाइसेस, मतलब कि लो पावर रेटिंग डिवाइसेस को हम कहते हैं लाइटिंग अप्लायंसेस। अब एक होता है पावर सर्किट। पावर सर्किट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस, मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनके लिए हम ये सर्किट बनाते हैं, है ना। जैसे कि हमारा हो गया इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, है ना। हमारा हो गया इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर रेफ्रिजरेटर, ये सारे क्या हो गए? हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस है, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, है ना। तो हम देखिए इन सब अप्लायंसेस के लिए अलग से सर्किट बनाया हुआ होता है और लाइटिंग सर्किट के लिए हमारा अलग सा सर्किट होता है, ठीक है। अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो है पावर प्लांट में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ उसको फिर हम ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, जो है हम सब स्टेशन में पहुंचाते हैं ना। फिर सब स्टेशन से होते हुए जो है अलग अलग ट्रांसफॉर्मर में जो है भेजा जाता है। फिर ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये हमारे घर के जो ये पोल्स होते हैं, पोल्स के थ्रू ये जो लाइन्स होती है, लाइन वायर होती है, इनके थ्रू जो हमारे घर के जो बगल में, मतलब कि साइड में जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इन्हीं के थ्रू जो है हमारा पहुंचता है, इन्हीं वायर के थ्रू पहुंचता है। फिर ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर में जो है दो तरीके की वायर होती है, जिसे हम कहते हैं लाइव वायर और दूसरे को बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब ये लाइव वायर क्या होता है? लाइव वायर उस वायर को कहते हैं जिसमें 220 वोल्टेज क्या बोलते हैं, वोल्टेज का करंट होता है। और न्यूट्रल वायर उसे कहते हैं जिसमें कोई करंट नहीं होता, मीन्स 0 वोल्ट का, 0 पोटेंशियल पर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइव वायर, क्योंकि इसके ऊपर जो 220 वोल्ट का करंट है, तो ये सबसे पहले फ्यूज से जाता है। हमारा जो बिल्डिंग होगा उस बिल्डिंग में जो फ्यूज होगा, है ना, पूरे बिल्डिंग का जो फ्यूज होगा उससे पास करता है, ठीक है। अब इससे क्यों पास करता है? मेन फ्यूज से पहले करंट क्यों पास करता है? इससे पास इसलिए करता है कि मान लीजिए अगर कहीं किसी बिल्डिंग में किसी चीज का नुकसान हो जाए, तो यहाँ पर यहीं से जो है लाइन को सबसे पहले काटा जाता है, जिसके थ्रू जो हमारे घर के बाकी के जो चीजें हैं, बाकी के जो अप्लायंसेज है वो बच सके, इसलिए जो सबसे पहले करंट को जो है मेन फ्यूज से पास करवाया जाता है, ठीक है। अभी मेन फ्यूज से पास करने के बाद जो है फिर हमारे मीटर, हमारे घर के बाहर जो है मीटर लगा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। ये मीटर क्या करता है, हमारे घर में जो यूज होता है, हमारे घरों में जो यूज होता है इलेक्ट्रिक एनर्जीज, मतलब कि जैसे फैन, टीवी, कूलर, ये सभी चीजें जो एनर्जी कंज्यूम करती है, जाहिर सी बात है कि इन सब अप्लायंसेस को चलाने के लिए जो है एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं और यही एनर्जी को जो है मेजर करता है हमारा ये मीटर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मीटर, है ना। और फिर मंथली जितना चार्ज आता है उस हिसाब से फिर हम अपने क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं पैसा, है ना, इलेक्ट्रिक बिल हम पे कर देते हैं। तो ये सारी चीजें किनके थ्रू होती है? ये इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू ही होती है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक मीटर से पास करने के बाद ये फिर हमारे घर के मेन स्विच से जाता है, ठीक है, मेन स्विच से जाता है। फिर मेन स्विच से होते हुए फिर ये कंज्यूमर स्विच, मतलब कि एक इंडिविजुअल रूम के अंदर जाता है, जहां पर जो है हमारे रूम के अंदर अलग अलग अप्लायंसेज होंगे, है ना। जैसे कि हमारा एक रूम है, तो उस रूम में जो होगा बल्ब होगा हमारा, ठीक है, बल्ब होगा, उस तरीके से जो हमारा फैन वगैरह होगा,
है ना, बाकी की चीजें इनके अंदर आएंगी। और हमारे घर में टीवी, फैन, कूलर, ये सारी चीजें जो हम इसी तरीके से जो है वायरिंग की हुई रहती है। और एक और चीज है, जो हमारा बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होता है है ना, ये सारी, या फैन होता है, ये सारी चीजों की जो, इन सभी चीजों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल वायरिंग होती है ना। और ये पैरेलल वायरिंग, सीरीज वायरिंग, ये सारी चीजें जो मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, इन सब की जो वायरिंग की जाती है, मतलब कि हमारे घर में जितनी भी अप्लायंसेज होती है उनकी वायरिंग की जाती है पैरेलल, है ना। मैंने इसके बहुत सारे रीजंस भी बताया था कि यहाँ पर पैरेलल वायरिंग क्यों की जाती है ना, तो वो आप देख लेना इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ जो है अप्लायंसेज, जो जितने भी अप्लायंसेज है उनके बाद फिर पैरेलल वायरिंग की जाती है। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में है। इस तरीके से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कुछ इसी तरीके से आती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जरा आगे देखते हैं, आगे भी यही लिखा हुआ है कि हमारे घर में जो है लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। सबसे पहले मेन फ्यूज में जाता है, देन इलेक्ट्रिक मीटर में जाता है, जहां पर जो है हमारे घर के टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस को मेजर किया जाता है। देन मेन फ्यूज से, देन कंज्यूमर फ्यूज से, और कंज्यूमर फ्यूज से होते हुए हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेज है उनके थ्रू पास करता है। और हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज है वो सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और तरीके का वायर यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं अर्थ वायर, है ना। इस तरीके से जो अर्थ वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं अप्लायंसेस से। मान लीजिए, देखिए हमारे फ्रिज में जो होता है, हमारे फ्रिज में जो होता है, जो प्लग होती है उस, वो 3 पिन वाला प्लग होता है ना। यहाँ पर 3 प्लग कैसे होता है, एक तो हमारा जो प्लग का जो एक पॉइंट होता है वो हमारा न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है, एक लाइव से कनेक्टेड होता है, एक न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है, एक हमारा अर्थ से कनेक्टेड होता है ना। अब ये हमारे अर्थ से क्यों कनेक्टेड होता है, ये हम अभी इलेक्ट्रिक शॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। कि हम जो है किसी भी अप्लायंसेस की अर्थिंग क्यों करते हैं, इसके बारे में हम जरा समझेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए यही याद रख लीजिए कि हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वो 3 तरीके के वायर आते हैं हमारे घरों में, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर उसे कहते हैं जो कि 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है। न्यूट्रल वायर उसे कहते हैं जिसमें 0 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट। और लाइव वायर जो होता है वो अक्सर जो है रेड कलर का होता है, ठीक है। मतलब कि उस वायर के ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो रेड कलर की जाती है। न्यूट्रल वायर में जो कवरिंग की जाती है वो ब्लैक कलर की जाती है, एंड ग्रीन कलर जो है अर्थ वायर की कवरिंग की जाती है, ठीक है। अब जरा ये तो हो गया हमारा घरों में किस तरीके से अप्लायंसेज आपस में कनेक्टेड है और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक बल्ब, फैन, सॉकेट, जैसा कि अभी हमने देख रखा है, बल्ब, सॉकेट या फिर हमारा जितना भी फैन वगैरह है, ये सारे कैसे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, है ना। ये सभी कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ऑल द स्विच पुट इन द लाइव वायर, है ना। और एक और चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम घरों में जितने भी अप्लायंसेज यूज करते हैं उससे जो हम स्विच कनेक्ट करते हैं वो स्विच अक्सर जो हमारे लाइव वायर से क्या होता है, लाइव वायर में जो है कनेक्ट किया जाता है ना। मतलब कि लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है स्विच को। अब जरा समझते हैं कि इसको जो हम स्विच को जो है हम लाइव वायर से क्यों कनेक्ट करते हैं। हम इस स्विच को लाइव वायर से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इस लाइव वायर में जो है 220 वोल्ट का करंट होता है ना। अब देखिए, स्विच को जब ऑफ करेंगे तभी तो यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगा ना। और अगर मान लो कि यहाँ से नहीं किया, हमने यहाँ से कर दिया, यहाँ हमने स्विच लगा दिया, यहाँ लगाया ही नहीं, तो भाई तब भी तो यहाँ पर 220 वोल्ट करंट आ ही रहा है ना, है ना। तो इस वजह से जो हम स्विच जो है कहाँ लगाते हैं, अर्थ वायर के अक्रॉस हम लगाते हैं। अर्थ वायर के अक्रॉस क्यों लगाते हैं, क्यों अर्थ वायर के अक्रॉस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस अर्थ वायर में जो है 220 वोल्ट का करंट होता है। जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे तो सारा का सारा करंट ऑफ हो जाएगा। इस वजह से हम स्विच जो है हम लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है इलेक्ट्रिक शॉक। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हम वायर, हम ज्यादातर अप्लायंसेस की जो है अर्थिंग क्यों करते हैं, तो इसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी बोर्ड को कभी कभी, या फिर हम इलेक्ट्रिक आयरन को, या फिर कभी हम किसी अप्लायंसेस को जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है
है ना, देखा होगा इस तरीके से हमें झटका लगता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक झटका है या हम बिजली का झटका जो है हमें ये लगता क्यों है? तो इसका लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो अप्लायंसेज, जैसा कि मान लीजिए कि मेरा अप्लायंसेज है, ठीक है, कोई भी अप्लायंसेज है, जाहिर सी बात है इसमें जो दो तरीके के वायर होंगे, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी जो बहुत ज्यादा हीटिंग के कारण, है ना, या फिर वियर एंड टीयर के कारण, या फिर कि जब लाइव वायर की कवरिंग जो है रिमूव हो जाती है, तो रिमूव होने के कारण क्योंकि ये जो हमारा जो लाइव वायर है वो पूरा एकदम नेक्ड हो गया, मतलब कि पूरा जो है एकदम उसके जो है ये जो बॉडी है लाइव वायर की, वो सारा का सारा जो हमारा अप्लायंसेस के मेटल बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा जो मतलब लाइव वायर जो है ये मेटल के बॉडी से कनेक्ट होता है, तो सारा का सारा करंट जो है ये इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा जो अप्लायंसेस है उनके बॉडी पे जो है फ्लो करने लगता है, राइट, फ्लो करने लगता है। और जब हम इस, क्योंकि भाई जो लाइव वायर में होता है वो 220 वोल्ट का करंट होता है, और जैसे ही हम ये जो लाइव वायर है वो मेटल बॉडी से कनेक्ट होता है, तो 220 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उस अप्लायंसेस के मेटल बॉडी पर भी फ्लो करने लगता है। और वही जब मेटल बॉडी को जो है जब हम टच करते हैं, तो ये जो करंट है जो 220 वोल्ट का, वो हमारे बॉडी के थ्रू जो है अर्थ की तरफ जो है मूव करने लगता है। अब ये समझिए कि अर्थ हमारे बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्यों सप्लाई होने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अर्थ भी जो है एक क्या बोलते हैं गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, मतलब कि ये क्या करता है अपने हम जो है अपने बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होकर ये अर्थ की तरफ फ्लो करता है, तो हमें जो बहुत ही हाई अमाउंट का झटका लगता है, मतलब कि हमें जो शॉक लगता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक शॉक के पीछे का रीजन कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। जरा एक बार समझ भी लेते हैं। ड्यू टू वियर एंड टीयर एंड ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा हीटिंग, कभी कभी अप्लायंस बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, या फिर किसी वियर एंड टीयर टूट फूट के कारण क्या हो जाता है, इन ये जो हमारे लाइव वायर का जो प्लास्टिक कवरिंग है या फिर जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है या फिर जल जाता है। और जल जाने के कारण क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नेक्ड हो जाता है, बिल्कुल ही नंगा हो जाता है, ठीक है। और ये जो नेक्ड वायर है, लाइव वायर है, वो टच कर जाता है मेटल केज से, यानी कि मेटल बॉडी से टच कर जाता है। और टच करने के कारण क्या हो जाता है, ड्यू टू विच द केज बिकम लाइव एंड बिकम टू द हाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट का जो करंट जो है फ्लो करने लगता है। इफ वी हैपन टू टच एनी पार्ट ऑफ दिस लाइव अप्लायंसेस, ए वेरी हाई करंट फ्लो थ्रू आवर बॉडी इनटू द अर्थ, बहुत ही हाई करंट जो है हमारे बॉडी से जो अर्थ की तरफ फ्लो करने लगता है। एंड ड्यू टू हाई करंट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी, और हमारे बॉडी से बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के कारण क्या हो जाता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक शॉक के पीछे का रीजन कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक हमें क्यों लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, अगर हमें इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लायंसेस की जो है अर्थिंग कर देते हैं। अच्छा जरा हम समझते हैं कि अर्थिंग का क्या मतलब होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अर्थेड, है ना, मतलब कि इनकी जो है अर्थिंग की जाती है। अब अर्थिंग किस तरीके से किया जाता है और इससे क्या होगा जरा इसका समझते हैं। देखिए ये हमारे इलेक्ट्रिक हीटर है, राइट, और ये नीचे जो हमारा कॉइल है, ठीक है, और है ना इलेक्ट्रिक आयरन कॉइल है। और इस इलेक्ट्रिक आयरन कोर का जो दोनों एंड है, एक एंड जो हमारा लाइव वायर से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो हमारा न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो मेटल बॉडी है, ये जो हमारा मेटल बॉडी है, इस मेटल बॉडी के थ्रू जो हम एक वायर कनेक्टेड कर देते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं जिसे हम करते हैं अर्थ वायर, ठीक है। और ये जो अर्थ वायर होता है वो सीधे हमारे अर्थ से कनेक्टेड होता है ना। अब जरा समझते हैं कि इसको हमने अर्थिंग क्यों किया, मीन्स इसको जो है एक अर्थ वायर से क्यों कनेक्ट कर दिया, है ना। ये जो मेटल बॉडी है, ये मतलब कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो मेटल बॉडी है, इसको हमने अर्थ से क्यों कनेक्ट कर दिया। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि मान लीजिए कभी जो है बाय चांस हीटिंग के कारण या फिर वियर एंड टीयर के कारण जो है हमारा जो लाइव वायर है वो नेक्ड हो जाता है, और नेक्ड होने के कारण ये जो है मेटल बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। तो अगर कांटेक्ट में आ गया तो हमारा जो पूरा का पूरा 220 वोल्ट करंट है वो हमारे मेटल बॉडी से फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही हम इसको टच करेंगे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी खुद एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो जैसे ही उसके अंदर
मतलब जैसे वो टच करेगा हमारे बॉडी में करंट फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा हमें फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हमने ये एक वायर कनेक्ट कर दिया जो कि मेटल बॉडी से कनेक्ट किया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे ही हम बहुत 220 वोल्ट जो है करंट इस मेटल बॉडी से फ्लो करेगा, तो ये फटाफट ये जो अर्थ वायर है वो सारा का सारा हमारे अर्थ में जो है पहुंचा देगा, ठीक है, सारा का सारा हमारे अर्थ में पहुंचा देगा। और क्योंकि देखिए ये जो वायर है इसने पूरा का पूरा 220 वोल्ट करंट जो है हमारे अर्थ में पहुंचा दिया है, लीक्ड करंट को जो इसने अर्थ पे पहुंचा दिया है। इस वजह से जब भी हम इसको टच करेंगे तो हमें करंट ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं करंट लगेगा? क्योंकि भाई यहाँ पर कोई करंट ही नहीं है, सारा करंट जो है इस अर्थ वायर ने तो अर्थ में भेज दिया, तो इस वजह से हमें करंट नहीं लगेगा और हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या करते हैं, अप्लायंसेस की अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मतलब होता है मेटल बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वायर विच इज नोन एज अर्थ वायर, ठीक है। मतलब कि हम अर्थ वायर से मेटल बॉडी को, किसी भी अप्लायंसेस के मेटल बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो भी लीकेज करंट होती है वो सारा का सारा अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है अर्थिंग का मतलब। अब जरा समझ लेते हैं, ये 3 तरीके का वायर आपने जरूर देखा होगा ज्यादातर बड़े बड़े अप्लायंसेस में, जैसे कि हीटर हो गया या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या फ्रिज हो गया, इन सब चीजों में जो है 3 तरीके का सॉकेट होता है और इनमें जो 3 तरीके का वायर होता है, और वो 3 तरीके का वायर कोई और नहीं बल्कि यही होता है। ग्रीन कलर का वायर होता है, रेड कलर का वायर होता है एंड ब्लैक कलर का वायर होता है। ब्लैक कलर का वायर अगर देखें मीन्स वो कौन सा वायर है, न्यूट्रल वायर है। अगर वो कहीं पर रेड कलर का वायर दिखाई दे मीन्स वो क्या है, लाइव वायर है जिसमें 220 वोल्ट करंट है। न्यूट्रल वायर मीन्स उसमें 0 वोल्ट करंट है। एंड अगर कहीं पर ग्रीन वायर दिख रहा है मीन्स ये क्या है, अर्थ वायर है, मीन्स ये हमें जो है शॉक से बचाएगा, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे घर में जो बहुत ही हाई अमाउंट का, बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट का जो है करंट जो हमारे घर में फ्लो करता है, तो वो किस केस में करता है जरा उसको जरा समझते हैं। देखिए एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायर अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस, है ना। मतलब कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाई अमाउंट के करंट जो है वो 2 ही कंडीशन में जो है आता है। तो वो कौन कौन से कंडीशन है, पहला शॉर्ट सर्किट, जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है तब बहुत ज्यादा हमारे घर में करंट फ्लो करने लगता है, और क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो करने के कारण जो है आग भी पकड़ने का भी खतरा बना रहता है ना, तो नुकसान होने का भी डर रहता है, अप्लायंसेस खराब होने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, क्योंकि हमारा जो जितने भी अप्लायंसेस डिजाइन है हमारे घर में एक फिक्स्ड एक स्पेसिफिक रेंज पर ही जो है वो ऑपरेट हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा अगर करंट अगर उससे पास करोगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ही ज्यादा जो है 2 ही कंडीशन में आता है, एक शॉर्ट सर्किट के केस में और दूसरा ओवरलोडिंग के केस में। सबसे पहले यहाँ पर यह समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का सिंपल सा फंडा है कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के टच में आ जाता है तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, मीन्स यहाँ पर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, जैसे कि हमने बताया है अभी कि जितने भी अप्लायंसेस है उसमें 2 तरीके का वायर मिनिमम तो दिखाई ही देंगे, मीन्स एक न्यूट्रल वायर एक लाइव वायर। और अगर ये लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर किसी भी अप्लायंसेस के अगर वायर जो है आपस में टच हो जाए तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वायर में देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घर में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का करंट भी फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन क्या हो गया, टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे ओवर हीटिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में जो है बहुत सारे अप्लायंसेस जो एक साथ ही हम लगा देते हैं। हमारे घर में टीवी भी चल रहा होता है, फ्रिज भी चल रहा होता है, कूलर भी चल रहा होता है, गैस फैन भी चल रहा होगा, हमारे इधर मोबाइल भी चार्ज हो रहा होता है ना। इतने सारे अप्लायंसेस आप देख सकते हो सॉकेट में कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, अब भाई जाहिर सी बात है कि किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए जो वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं तब ये चलते हैं, है ना। तो अब देखिए ये बोर्ड में इतने सारे सॉकेट लगे हुए हैं, मीन्स इतने सारे करंट जो है अप्लायंसेस जो है ड्रॉ करेंगे ऑपरेट होने के लिए। अब इतने सारे अगर करंट जो है
ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई हमारे घर में जो है बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो इसी चीज को हम कहते हैं ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग सर्किट। ठीक है, अब देखिए जरा इसको समझ भी लेते हैं। इफ टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जब बहुत सारा अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग, मतलब कि हाई पावर रेटिंग के जब बहुत सारे अप्लायंसेज को स्विच ऑन किया जाता है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर बहुत सारे हाई पावर रेटिंग के अप्लायंसेस को जब यूज किया जाता है, जब चलाया जाता है, हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस मींस इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर या एयर कंडीशनर, इस तरीके के अप्लायंसेस को जब हम एक ही साथ में जो है ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, है ना, या स्विच ऑन करते हैं, तो दे ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट, ये बहुत ज्यादा करंट को जो है ड्रॉ करते हैं, मतलब कि यूज करते हैं, बहुत ज्यादा करंट को यूज करते हैं फ्रॉम द सर्किट, इस सर्किट से जो है बहुत ज्यादा करंट को यूज करते हैं, और इसी को हम कहते हैं ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। और इस ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट के कारण भी जो है हमारे अप्लायंसेज में जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगने का डर बना रहता है, अप्लायंसेस के खराब होने का डर बना रहता है, या फिर किसी और तरीके के प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है ना। तो इस तरीके की चीजें हमें नहीं करना चाहिए, हमें जो बहुत ज्यादा अप्लायंसेस हाई पावर रेटिंग के जो अप्लायंसेस जो है एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए, है ना, तो इससे हमें बचना चाहिए ओवरहीटिंग। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे घर में जो हाई अमाउंट का करंट जो है वो दो ही केस में आ सकता है, पहला क्या था, ओवरहीटिंग, सॉरी ओवरलोडिंग, और दूसरा देखिए जरा फिर से, पहला था शॉर्ट सर्किट एंड दूसरा ओवरलोडिंग। दो कंडीशन में जो है हमारे घर में जो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो उससे भी एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में जो बाकी के अप्लायंसेज, क्योंकि भाई वो तो कम ही लो पावर रेटिंग के अप्लायंसेज है, और लो पावर रेटिंग अप्लायंसेज में जो है अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएंगे तो वो तो खराब हो जाएगा ना, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं ना। मान लीजिए कि अगर कभी कभी हमारे घर में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का करंट अगर हमारे घर में फ्लो कर रहा है, तो उस केस में अप्लायंसेस खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, है ना। आपने अक्सर क्या देखा होगा, हमारे घरों में जो बोर्ड यूज किया जाता है उस बोर्ड के अंदर जो इस तरीके का जो है फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो है एक कॉपर का वायर होता है, लो मेल्टिंग कॉपर वायर होता है, ठीक है, पतला सा एकदम लो मेल्टिंग, इनकी मतलब इस कॉपर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होता है, और ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है, थिन होता है, थिन कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके का वायर जो है इस फ्यूज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट का जो हम ये जो कॉपर वायर यूज किए हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि जब भी हम किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ड्यू टू करंट, ये क्या हो जाता है, वायर जो होता है बहुत ही हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण जो है क्या हो जाता है, कभी कभी उसमें आग भी पकड़ जाता है या फिर वो मेल्ट हो जाता है ना। तो वो इसी के ऊपर जो है वर्क करता है। देखिए जब भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो किया, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर आपके घर में अगर आया, तो क्या होगा कि ये फ्यूज का जो ये हमारा लो मेल्टिंग पावर का जो कॉपर वायर है, जब इससे करंट फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब कि जब हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा तो वायर पे सबसे पहले जो ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ करंट ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण जो है एक मेल्टिंग पॉइंट तक ही अपने आप को जो है बचा पाएगा। उसके बाद बोलेगा भाई मैं तो टूटूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक हुआ, घर के जो बाकी अप्लायंसेस है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ओपन हो गया, और हम जानते हैं कि करंट जो है सिर्फ क्लोज लूप में ही फ्लो कर सकता है। जहां अगर सर्किट ब्रेक हुआ तो वहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो घर का जो स्विच होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में इस तरीके का फ्यूज लगा हुआ रहता है। अगर ये फ्यूज ही ब्रेक हो गया तो अंदर तो करंट फ्लो हुआ ही नहीं, और अगर करंट फ्लो होगा नहीं तो हमारे घर के बाकी के अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, कूलर, फ्रिज, गैस फैन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और बच जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है हमारी हेल्प कर सकता है।
इन केस जब बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे घर में फ्लो कर रहा है तो उस केस में जो हमें ये बचा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, लास्ट है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम कहते हैं एमसीबी। एमसीबी जो है वो बेसिकली देखिए पुराने समय में जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी का इस्तेमाल करते थे और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ ये हमारा एमसीबी। मतलब कि एमसीबी और इलेक्ट्रिक फ्यूज दोनों एक मतलब सेम ही काम करते हैं। इनका भी काम जो है सर्किट को ब्रेक करना ही होता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, ताकि हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है बाकी अप्लायंसेस तक ना पहुंचे और बाकी का सारे के सारे जो अप्लायंसेस है वो बच सके। इसलिए जो हम इस तरीके के सर्किट का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम एमसीबी या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं, है ना, तो इसलिए यूज करते हैं। जरा एक बार पढ़ भी लेते हैं, दीज डेज मोर एंड मोर हाउसेज आर यूजिंग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, है ना। फुल फॉर्म आ सकता है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का करंट फ्लो होने से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। इफ द करंट बिकम टू लार्ज, अगर बहुत ज्यादा करंट हमारे घर में फ्लो होने लगता है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, पुट ऑफ ए स्विच कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब कि हमारे ये देखिए ये हमारे जो इलेक्ट्रिक जो सॉरी एमसीबी में जो स्विच होता है इस तरीके का स्विच होता है। जब हमारे घरों में जब हाई अमाउंट का करंट जो है बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लो जो है करंट का जो फ्लो करता है तो ये जो हमारा स्विच है वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है और ऑफ होने के कारण जो हमारा सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के कारण जो है हमारे घर के बाकी अप्लायंसेस तक हाई अमाउंट का करंट फ्लो ही नहीं करता और बाकी के सारे अप्लायंसेस अपने आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, सब कुछ सीख गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है ये थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको वीडियो को फिर से शुरू से देखिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगा, एक एक चीजों को समझिए, है ना। और अपने जब आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप जो भी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको लिखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर आपने जो इससे पहले आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट उसे भी मैंने वन शॉट में समझाया है और आपको सारा का सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।